मार्च मार्च इम्तिहानों का महीना होता था जी। हमारे छोटे से किसान गांव के रिजल्ट भी इसी महीने आते थे। खेतों से कटकर फसल खलिहानों में चली आती थी। खेत उदास उदास लगता था। वह डंठलों में अपनी मिट्टी छुपाए पड़ा रहता था। उसे लगता रहता कि किसान को उसकी मेहनत के हिसाब से वह कम अनाज दे पाया है। खलिहान में अनाज तैयार होने चला जाता था। खरीदार अपने अपने ट्रैक्टर लेकर गांव पहुंच जाते थे, बहुत साफ कुर्ते पहने। एक दुबला पतला आदमी बांस की पसलियों से बना बीजना उसे झालता रहता था। एक आदमी नींबू लेने दौड़ जाता था। एक आदमी नल पर ताजा पानी लेने दौड़ जाता था। वह इस तरह व्यापारी को दिखा दिखा कर पानी भरता कि वह कितना साफ पानी भर रहा है। एक पहले से साफ पतली दोबारा आंगन में साफ की जाती थी, उसे दिखाते हुए जैसे न्याय के बारे में लोग कहते हैं कि वह चुपचाप न हो, उसे होते हुए दिखना भी चाहिए। नींबू को खूब रगड़ कर धुला जाता था। हंसिए को धुला जाता था। कोई उसे अपने तौलिए से पोंछ देता था और व्यापारी के चेहरे पर कपड़े के प्रति अविश्वास का भाव देखता तो हंसिए को फिर धुला जाता था। नींबू को आहिस्ता काटा जाता था। बहुत करीने से काट रहे हैं, यह दिखाने के लिए नींबू की एक एक कोशिका को काटते। नींबू को यूं काटते तो व्यापारी को एक मीठा सा गुस्सा आ जाता था। तुम्हारे हंसिए से तो नकटे की नाक न कटे, कहकर वह हंस देता था। सकुचाया आदमी फिर एक झटके से नींबू काट देता था, जैसे कि नींबू हंसिए से नहीं व्यापारी के कह देने से ही कट गया है। नींबू निचोड़ते हुए पतीले में नींबू के बीज न गिरे, यह सोचते हुए एक आदमी जैसे खुद नींबू से मिन्नतें करते हुए नींबू निचोड़ने की कोशिश करता था। लाइए मैं ही निचोड़ देता हूँ, कहकर व्यापारी नींबू को अपनी मजबूत उंगलियों में कसकर झट से निचोड़ देता था। नींबू से रस की बूंदें आंसुओं की तरह झर जाती। एक छन्नी को धुला जाता था। छानकर शरबत एक पीतल के बड़े गिलास में उड़ेल दिया जाता था। भरे गिलास को व्यापारी का मजबूत हाथ थाम लेता था। कभी थोड़ा शरबत बच जाता। अब 12-15 किसानों में से कौन इस शरबत को पिए? तो रामचरण अभी अभी चाय पी के आए हैं, इसलिए वे नहीं पी सकते। और शंकर को गर्मी में ठंडाई औंगन करती है। इससे पहले कि कोई लखन से पूछे, वे कहते भगत जी को दे दो, उन्होंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। भगत जी पेट पकड़ के बोलते, खाली पेट नींबू के रस से मेरा पेट पिराने लगता है। व्यापारी का गिलास तब तक खाली हो चुका था। चलो इसी में डाल दो, हम ही पी लेते हैं, कहकर व्यापारी अपना गिलास आगे कर देता और इस तरह खरीदारी का पहला अध्याय पूरा हो जाता था। आगे यह सब होता कि ठीक नपैया कौन है, गेहूं कौन नापेगा, किसकी सेई, 9-10 किलो की माप वाला पीतल या लोहे का एक बर्तन, जिसे सेई कहते हैं, से नपाई होगी और फिर गांव की सबसे बड़ी सेई यानी पटेल की सेई से नपाई की बात तय हो जाती थी। इस सेई से नपाई की वजह से दाम 2 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया जाता था। किसानों के मन में व्यापारी के न्याय प्रिय होने की बात बैठ जाती थी। नापने के लिए हल्के वीर आते थे। उनके नापने में गेहूं भरते भरते वे सेई को कब हिला देते किसी को पता ही नहीं चलता था। इस तरह एक एक खलियान का अनाज इस सेई से तुलता रहता। सब जानते बूझते भी किसान एक दूसरे को तसल्ली देते, खूब निकला, ढेर देख के तो पता नहीं चलता था। बोरों में अनाज भर जाता तो उनको सिलने का काम शुरू होता था। शाम हो जाती थी, लालटेनें जला दी जाती थी। 10-10 लोगों के हाथ में थमे सूजे बोरों को छलनी करने में लगे रहते थे। फिर इन्हीं में से कुछ इन बोरों को ट्रॉली में लाद देते थे। हिसाब की पर्चियां मिल जाती थी। पर्चियां लेकर किसान अपने अपने घर निकल जाते थे। कई बार तो ब्याज पर पैसा देने वाले साहूकार सीधे व्यापारी से बात कर लेते थे और व्यापारी अनाज की पर्ची किसान के बजाय साहूकार को थमा जाता था। किसान खड़ा खड़ा देखता रहता था। लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं और वहां बड़ी बड़ी खाइयां देखते हैं। मैंने साहूकार तथा पर्ची गंवाने वाले किसान के बीच की खाई से गहरी खाई नहीं देखी, जिसमें उस समय किसान का चेहरा उतरा दिखाई देता था। ज्यादातर लोग इस क्षण को समझते थे और चुप रहते थे, जैसे इस क्षण को अदेर निकल जाने देते थे। पर कोई इसी क्षण को रोक लेता था जिसकी पर्ची कर्जदार के पास चली जाती। उसे आकर नसरत चुभा देता था। पर्ची भुनाने आओ तो हमें भी बुला लेना,
किसान इस गाली पर थोड़ा मुस्कुरा देता था। कभी कभी मैं देखता कि वह उकड़ू बैठे 2 बीड़ी सुलगा लेता, एक गाली देने वाले को दे देता। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते, बीड़ी पीते, देखते रहते कि कैसे एक सी आग दोनों के पास चली आ रही है। मेरा काफी समय खेत में गुजरता था। जब फसल कट जाती तब भी मैं कटे खेत को देखने चला जाता था। कटे खेतों में यहाँ वहाँ चने की डगाल या गेहूं की इक्की दुक्की बालें पड़ी रह जाती थी। गांव में कुछ लोग होते जो इन कटे खेतों में बालें बीनने बटोरने आते थे। यही मार्च के दिन थे। एक बार मैं यूं ही तीतर देखने एक ताजा कटे खेत की मेड़ पर बैठा था। झाड़ियों में तीतर है यह मुझे पता था। मैं सांस रोके ठीक झाड़ी के पास दुबका बैठा रहा। यह खेत पहले राम रतन का था। उनके पास यही 1 एकड़ जमीन थी। कुछ एक साल तंगहाली भुगती थी। पहले साल एक गाय बिकी, फिर इकलौता बैल बिक गया। बैल उधार लेके तीसरे साल खेती की थी, पर खेती बिगड़ती बात की तरह बिगड़ती चली गई और खेत का वह छोटा सा टुकड़ा भी चला गया। उस दिन वही राम रतन एक कपड़ा बिछाए अपने बिक चुके खेत में बालें बीन रहे थे। बालें बटोरते लोगों को कभी किसान बनते मैंने नहीं देखा था। मुझे उन दिनों उस बिक चुकी जमीन पर गुस्सा आता था। बैल बिक जाते थे और बिक कर दूर चले जाते थे। गाय बिक जाती थी तो बिक कर दूर चली जाती थी। जमीन बिक जाती पर बिक कर दूर न जाती थी, वह वहीं उसी जगह बनी रहती थी। बार बार दिखती, बार बार सालती। पूरे साल के जाने कितने रुके कामों की उम्मीद लिए मार्च आता, पर किसान के हाथ वही खेत की मिट्टी छोड़कर चला जाता था। फसल पे यह हमारे गांव के गीत का स्थायी था। कपड़े कब लोगे? फसल पे, उधारी फसल पे, पन्नी फसल पे। रस्सी टूट जाती तो बाल्टी कुएं में पड़ी रहती थी, उसे फंसाने पिंजरे चलाए जाते थे। जब न निकल पाती तो घाट पे दूसरे का पानी भर जाने का इंतजार करना होता था और रोज ही यह भी कह दिया जाता था कि फसल पे लोहे की 2 बड़ी बाल्टियां लेंगे और लेज रस्सी तो इस बार नायलॉन की ही लेंगे। इसके बाद कितने मार्च निकल गए, कितनी बातें हुई। मार्च होली का महीना भी है, कितने रंग चढ़े और उतरे हैं, पर मेरे मार्चों से नींबू निचोड़ते उस व्यापारी के हाथ, हंसिए की धार, बोरों की सिलते चमचमाते सूजे और बिक गए खेत में बालियां बीनते झुके अपना खेत खो चुके किसानों का रंग नहीं उतरता है। कई दिनों तक मुझे एक सपना आता रहता। इस सपने में एक नाव होती। नाव में हंसिए, हल, फावड़े, गैती, कुदाल लिए किसान ही किसान होते हैं और नाव तले की नदी सूखी पड़ी है। आज बड़े शहर में गेहूं बेचने वाली ट्रॉलियां देखता हूँ, गेहूं से लबालब, गेहूं का दाना गेहूं बराबर नाव की तरह दिखता है। ये सब वे नावें हैं जो किसान को पार लगाने हर साल निकलती हैं। एक दिन मैं खाना खा रहा था। एक हाथ में रोटी का टुकड़ा था और दूसरे में अखबार। एक किसान की आत्महत्या की खबर छपी थी। छोटी सी, मेरे हाथ में जितना बड़ा रोटी का टुकड़ा था उतनी ही बड़ी खबर भी। शायद मैं झट से अखबार छोड़ना चाहता था, पर अखबार हाथ में रह गया और रोटी का टुकड़ा छूट गया।